CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ शहर की पीड़ित दो महिला टीचरों मेधावी और प्रतिभा ने स्थानीय प्रशासनिक हलकों से लेकर केंद्र तक के आला अधिकारियों व राजनेताओं को हिलाकर रख दिया है। इस खबर को विस्तार से देखते हुए जेटीए के अध्यक्ष रणवीर झोरड़ ने भी अपने पक्ष को रखते हुए क्या कहा, इसे आपको सुनना चाहिए, जो बेहद हैरान कर देने वाला है। आज हम बात करेंगे, एक आईपीएस ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद जो SC/ST समाज में जिस तरह से गुस्सा है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने कभी इन लोगों की सुनी ही नहीं, जिन्होंने इनकी समस्याओं पर कभी ध्यान नहीं दिया, अंततः इन लोगों को भी उसी राह पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन दो साहसी हमारे बीच में बैठे हैं, जिसका नाम प्रतिभा है, मेधावी है, जो इन्होंने कहा है कि हम कभी आत्महत्या की ओर नहीं जाएंगे, हम जमकर लड़ेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और इसी को लेकर के हम बात करेंगे। साथ में यूटी चंडीगढ़ SS फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा हैं, जो ये भी पीड़ित है, उसी तरह से पीड़ित है। इन्होंने भी लड़ाई को ही चुना, ना कि आत्महत्या को। इसी को लेकर के हम सबसे पहले बात करेंगे मेधावी से। मेधावी, आप फिलहाल कहाँ टीचर हैं और किस समाज से बिलोंग करते हैं, ताकि लोगों में जानकारी हो कि किस तरह की समस्याएं, किस तरह से उलझनों से आप लोगों को जूझना पड़ रहा है। जी सर, मैं मेधावी अभी जो है सेक्टर 22A के चंडीगढ़ के सरकारी स्कूल में कार्यरत हूँ। TGT फाइन आर्ट टीचर हूँ और SC समाज से मैं बिलोंग करती हूँ, अनुसूचित जाति से संबंध रखती हूँ, जिसका पता राजबाला मैडम जो प्रिंसिपल रही हैं 2016 से 2023 तक सेक्टर 18 गर्ल्स स्कूल में चंडीगढ़ के, जहाँ पे मैं भी 2015 से 2025 तक रही हूँ, उनको था। वो जानती थी मैं शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती हूँ और वो शेड्यूल कास्ट के लोगों को आसान इजी टारगेट समझकर लगातार प्रताड़ित करती है। उन्होंने खास करके मुझे आसान टारगेट समझा। 7 साल तक मेरा मेंटली शोषण किया गया है, मुझे कास्ट अब्यूज़ किए गए, जाति सूचक गालियाँ दी गई, अपने घर पे बुलाकर काम करवाया स्कूल आवर्स और उसके बाद भी। और अंत में जब उनकी गालियाँ हद से पार गुजर गई और मैं सुन नहीं पाई, जब वो सीधा चूड़े चमार बोलने पे उतर आई, तो मैंने बड़ी हिम्मत करके जो है सर उनकी शिकायत दर्ज कराई। पिछले दिनों आप लोगों की एक वीडियो बड़ी वायरल हुई। ये अचानक आप लोगों के मन में कैसे आ जाता है कि हमें अब अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए? पहले लड़ाई तो पहले भी लड़ रहे थे, लेकिन बीच में आप शांत हो गए। लेकिन IPS पूरन ने जब आत्महत्या की, उसके बाद आप लोग ज़्यादा, हमें लगता है कि सक्रिय हो गए। इसके पीछे में क्या है? जी सर, बिल्कुल हमारी लड़ाई जो है जारी है। जब से 2023 से मेरी लड़ाई आज तक जारी है। परंतु जो वाई पूरन कुमार जी का जो निधन हुआ है, उनकी जो मेंटल स्टेट है, किस कंडीशन में उन्होंने जो सुसाइड का कदम उठाया, वो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी उसी पीड़ा से गुजर रही हूँ। वो भी सिस्टम का हिस्सा थे, हम भी सिस्टम का हिस्सा हैं। वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, हम भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। और क्या कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय में भ्रष्टाचार, गलत अत्याचार जो होता है वो देखे। उन्होंने भी शायद लड़ाई लड़ी, कोशिश की, पर वो सहन नहीं कर पाए। वो जो है सुसाइड जैसा एक बड़ा कदम उठा गए, जो कि हमारे भी मन में आया था और आता रहता है। उनकी मौत के बाद हमने काफ़ी कोशिश करी अलग अलग मंच पे जाके अपनी ये पीड़ा बताने की, कि हम भी अभी भी इस समय भी इसी टॉर्चर से गुजरे। पर जब हमें कोई मंच नहीं मिला, तब हमें हार कर अपनी वीडियो खुद बना के जो है जारी करनी पड़ी सर। बिल्कुल। अब हम बात करेंगे प्रतिभा से। ये भी पीड़ित हैं, कैसे पीड़ित हैं, और ये भी आत्महत्या की राह पर चले, लेकिन बाद में इन्होंने फैसला किया कि नहीं, लड़ाई लड़नी है। प्रतिभा, आपके साथ क्या हुआ? मैं चाहूँगा कि कैमरे की ओर आप देखें। मेरा नाम प्रतिभा है। मैं 16 मॉडल में पोस्टेड थी उस समय, जिस समय रणवीर झोरड़ हमारे स्कूल में पोस्टेड था। वो हमारे स्कूल में हेड भी थे। और रणवीर झोरड़ जो हैं, ये राजबाला जी के राइट हैंड हैं। इनको एक यूनियन का नेता राजबाला जी ने ही बनाया हुआ है। रणवीर झोरड़ को चूँकि थोड़ी पावर्स मिल गई थी कहीं अनकहीं तौर से, तो ये इनका एक नॉर्मल इनका जो जेस्चर था वो ये था कि सबको परेशान करना है, सबको हरास करना है और अपनी मन मर्जी के काम करवाने, जिसका मैंने विरोध दर्ज कराया, क्योंकि मैं इनके किसी भी काम में इनका साथ नहीं देना चाहती थी। हमारे अपने परिवार हैं और हम बहुत बिजी रहते हैं, तो हमें नहीं करना था ऐसा कुछ। उसके बावजूद भी जब इन्होंने मेरे पे प्रेशर बनाना स्टार्ट किया, मैंने विरोध किया। मेरे कई सारे संगी साथियों को भी मतलब उन्होंने कहा कि मतलब मेरे अगेंस्ट वो कंप्लेंट्स लिख के दें। सर, जब मैंने इनसे बात करनी चाहिए तो मुझे कहते कि मैं नीचों से बात नहीं करता,
जो इनकी स्टेटमेंट थी कि मैं नीचों से बात नहीं करता, उसका इन्होंने सीधे माँ बहन की गालियों पे उतारा है। और वो उसको सुन के मुझे इतना धक्का लगा सर कि मैंने ये बात जब अपनी प्रिंसिपल को भी जब दर्ज कराई तो प्रिंसिपल ने तो बिल्कुल सुनने से ही मना कर दिया था। उसके बाद हम डीसी साहब के पास गए, ठीक है, मुझे स्कूल में बुलाकर उन्होंने पर्सनली स्कूल के ऑफिस में मुझे रणबीर झोरड़ ने पर्सनली मुझे बहुत डराया धमकाया। उसके बावजूद फिर जब मुझे लगा कि अब तो बात बढ़ रही है तो फिर मुझे डीसी साहब के पास जाना पड़ा। डीएससी साहब का तो सीधा रवैया था, स्कूल के उनके अंदर जाते ही उन्होंने 2 मिनट बात सुनी, उसके बाद कहते हैं अच्छा ठीक है अब आप जाइए। मतलब उन्होंने सीधे भगा दिया लिटरली। और हम 7 टीचर्स गए थे, ऐसा भी नहीं कि मैं अकेले गई थी, 7 टीचर्स गए थे। उसके बाद हम लोग को वहाँ से भगा दिया गया। तो हम वापस आए और अगले दिन फिर दोबारा से रणबीर झोरड़ फिर मुझे परेशान करने के लिए मेरी क्लास में आया। तो इस तरीके से जो उसके हरासमेंट थी, इससे साफ पता चलता है कि इतनी कंप्लेंट्स के बावजूद जब मैंने उनसे भी उच्च अधिकारी से कंप्लेंट करी, उसके बावजूद भी उनकी इतनी हिम्मत थी कि वो आके मुझे हरास कर सकते हैं। मेरी कोई भी रिटन कंप्लेंट डिपार्टमेंट के द्वारा एक्सेप्ट नहीं की गई, ना ही प्रिंसिपल द्वारा, ना ही डीएससी साहब के द्वारा। तो हम मजबूरी में हमें ईएस मैम के पास जाना पड़ा और अपनी रिटन कंप्लेंट मैंने वहाँ पर पहली बार दर्ज कराई। कि हमने कई लोगों से ये सुना, कई बार आती है बात कि आप यानी आप प्रतिभा जी, आप किसी उकसाने पर काम करती हैं, इसीलिए आप कुछ लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। और जो भी आपने कहा, किसके उकसावे पे आप काम कर रही हैं? सर मैं किसी के उकसावे पे काम नहीं कर रही। ये जो हरासमेंट है, जो टॉर्चर है सर, ये मेरे साथ खुद हुआ है, मैंने ये उसे भोगा है, मैंने खुद ये बर्दाश्त किया है। सर व्हाट्सएप ग्रुप्स में हमारे बारे में गंदे गंदे मैसेजेस डालना, हमें पर्सनली 40-40 मिनट तक कॉल करना, ये मैंने खुद बर्दाश्त किया है सर। मुझे इसके लिए किसी की शिकायत आपने कहीं करी है? बिल्कुल सर, अपने अधिकारी बिल्कुल लिखित में करी, अपने अधिकारियों से करी, उनको प्रूफ्स दिखाए हैं, वीडियोस दिखाए हैं, लेकिन मेरी एक भी स्टेटमेंट इन्होंने रिकॉर्ड नहीं करी, ठीक है। और हमें रिटर्न जो हम लिख के दे रहे थे उसमें भी उन्होंने मैनिपुलेशन करने की पूरी इंक्वायरी कमेटी ने पूरी कोशिश करी कि इसको ऐसे नहीं लिखना है, इसको ऐसे नहीं लिखना, ये बात नहीं लिखनी, इसका नाम नहीं लिखना। तो इस तरीके से मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश की गई। और कोई भी यूनियन मेरे साथ नहीं खड़ी हुई थी, कभी भी कोई यूनियन मेरे साथ नहीं खड़ी हुई है। आप मेरे पहले के भी, इवन मैं तो सोशल मीडिया में भी नहीं आई थी, मेरी कोई स्टेटमेंट मीडिया में नहीं है जब मैंने अपनी बात पहली बार रखी थी। मुझे तो अब जब वाईपुरन जी का जब ये हादसा घटा है तब मैं बिल्कुल एग्जैक्टली महसूस कर सकती थी कि वो इंसान कितनी बुरी, एक अफसर उसने मरने का रास्ता चुना। तो सर आप खुद सोचिए, हम लोग तो इतने अदना से अफसर मतलब एम्प्लॉयज़ हैं, हमारी तो कोई हैसियत भी नहीं है। और जिस तरीके से हमारा हरासमेंट, जिस तरीके से हमें मेरी एसीआर ख़राब की गई, मेरे कुलीग्स की एसीआर ख़राब की गई, हमारे साथ वाले जितने भी साथी हैं उनके गवाहियों को मतलब इन्फ्लुएंस किया गया। क्या इसको लेकर के आप कोर्ट भी गए? सर मैंने अपनी डिपार्टमेंट कंप्लेन दर्ज कराई है और मैं अब सिर्फ अपने डिपार्टमेंट से मांग करना चाहती हूँ, क्योंकि ताकि ये सबके लिए एक लाइव एग्जांपल सेट होना चाहिए। और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी डिपार्टमेंट की है। मैं इनकी एम्प्लॉई हूँ, मेरी रक्षा की जिम्मेदारी सबसे पहले मेरी डिपार्टमेंट की। अगर वो फेल होते हैं तो ये उनके ऊपर लानत की बात है, उनके ऊपर लानत की बात है। मैं मेधावी से एक बार फिर बात करूँगा कि क्योंकि मैंने एक चैनल पर देखा था कि आप जो पहली बार लड़ाई शुरू करी थी आप, उसमें बहुत लोग बहती गंगा में हाथ धोने के लिए आए थे। ऐसे ही कुछ लोगों के साथ आप मीटिंग कर रहे हैं, उनसे बातचीत चल रही है, किसी उसमें चैनल पे देखा था। क्या जो तब आपको न्याय दिला पाने में असमर्थ रहे, क्या अब दोबारा वो न्याय दिलवा पाएंगे क्योंकि आप वहाँ बैठ करके बातचीत कर रही हैं? सर ऐसा है कि आज हम मानसिक रूप से इतने ज़्यादा प्रताड़ित हैं, हमें इतनी ज़्यादा धमकियां मिल रही हैं नौकरी से निकालने की, जान से मारने की, क्योंकि हम इंसाफ की आस में हर जगह हर दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। हमें जहां भी जो बुलाते हैं हम वहां चले जाते हैं, हम ये भी नहीं पूछते कि सामने कौन बैठा है। हम हर जगह बस हाथ जोड़ के हर दर पे खड़े कि हमें इंसाफ दिलाओ। पर आप सही कह रहे हैं, जब ये मामला हुआ था, जब राजबाला मैडम के खिलाफ SC एक्ट में FIR दर्ज हुई थी, उस टाइम भी काफ़ी यूनियंस, काफ़ी लोग आए थे जो एक एक करके शायद पीछे हट गए और आज उनमें से कोई हमारे साथ नहीं खड़ा है सिवाय रंजीत मिश्रा भैया के, जो तब से लेके आज तक डटे हुए हैं और उसकी सजा भी भुगत रहे हैं सच्चाई का साथ देने की। परंतु जो लोग आज हमारा साथ देने का दिखावा कर रहे हैं या नाटक कर रहे हैं या उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं हमारे नाम से, तो ऐसा तो नहीं कि मीडिया में अपना फेस बनाओ? शायद हो सकता है, ज़रूर हो सकता है, क्योंकि हम तो एक मामूली से टीचर हैं, हमें कोई पॉलिटिक्स नहीं पता है, हम बहुत ही भोले हैं। हमें तो इंसाफ का जो भी एक आस दिखाता है हम वहीं दौड़े चले जाते हैं। हो सकता है हमारा फ़ायदा उठाया जा रहा हो, लोग हमारे नाम पे फेमस हो रहे हैं, जो भी हमारे नाम से आगे से उन्हें जो भी फ़ायदा मिल रहा है, परंतु हमारी जो लड़ाई है किसी स्वार्थ की नहीं है। एक ये सच्चाई की हमारी वजूद की लड़ाई है, मान सम्मान की लड़ाई है, मान सम्मान की लड़ाई है, और ये लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं दोनों। अब हम बात करेंगे यूटी चंडीगढ़ SS फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा से। अभी मेधावी ने कहा कि हमारे साथ लड़ाई में कोई खड़ा नहीं था। एक रंजीत मिश्रा थे जो खड़े थे।
रंजीत मिश्रा, आखिर आपकी क्या मजबूरी है? आप तो मिश्रा हैं, ब्राह्मण समाज से हैं, आखिर इनके साथ लड़ाई में आपका क्या लेना देना? क्योंकि जब इनके समाज के लोग साथ में खड़े नहीं हैं, आप कैसे हिम्मत जुटा पा रहे हैं? एक्चुअल सर, मैं पहली बात तो इन बहनों का, अपनी शेरनी बहनों का मैं धन्यवाद करूंगा, जो अपनी वजूद के लिए भाई पूरन जी के तरीके आत्मसमर्पण करने के बजाय इन्होंने लड़ने का सोचा है। और मैं तब भी इनके साथ था और आज भी इनके साथ हूँ। और ऐसा मैं अपील भी करूँगा आपके माध्यम से कि इन बहनों से कि इनके साथ पूरा शहर खड़ा है, पूरे कर्मचारी खड़े हैं और मैं खड़ा हूँ, क्योंकि मैं आज शहर तो नहीं खड़ा है, कर्मचारी खड़े हो सकते हैं। शहर के बहुत लोग हैं खड़े, अगर खड़े होते तो आज दिखते, कहीं नहीं दिख रहे। पहले भी कभी नहीं, कुछ लोग दिखे, फोटो चमका के निकल लिए थे। मुझे परमात्मा के ऊपर और सत्य के ऊपर भरोसा है कि एक दिन हमें सच्चाई दबती नहीं है। जरूर थोड़ा हरासमेंट परेशान होते हैं, लेकिन सच्चाई नहीं दबती। वो मैं, जो दोनों मेरी बहनें बोल रही थी, तो मैं मन में सोच रहा था कि कहीं न कहीं इस पीड़ा से मैं भी निकला हुआ हूँ और आज भी मैं पीड़ा सहन कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे साथ भी राजबाला जी, और मैं उनकी रसूखी की बात करूँ तो बिल्कुल इन दोनों बहनों का बिल्कुल कहना ठीक है कि जो सारे रूल रेगुलेशन को तोड़ के 18-20 साल से चंडीगढ़ में जमी हुई हैं, और उनका रसूखी ऐसी कि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मैं 2015 में 42 सेक्टर से, वहाँ भी डेपुटेशन, वहाँ पे भी वंदना पुरी नाम की हेड थी, वो भी डेपुटेशन पे थी। और मैं आपको शुरुआत बताना चाहूँगा, क्योंकि लगेगा 2 मिनट, मैं आपको तथ्य बताऊँगा। मैं चाहूँगा कि थोड़े, हाँ बिल्कुल, मुझसे क्यों, क्योंकि आप बाद में सवाल करेंगे। मुझे मालूम है कि आपको क्यों टारगेट किया गया, तो मैं बता दूं। मुझे टारगेट इसलिए किया गया कि एक कंबोज जी थे, टीचर यूनियन के प्रेसिडेंट थे, वो तीसरी बार सस्पेंड किए गए थे। तो मुझे ये लगा कि शायद तीसरी बार जो सस्पेंड किया जा रहा है, और वो भी सिर्फ कर्मचारियों की लड़ाई के लिए, तो उनकी साथ देना चाहिए, क्योंकि और उनके साथ कोई था नहीं, कोई यूनियन नहीं खड़ा, कोई शहर के वासी नहीं खड़े, तो मुझे खड़ा होना पड़ा। और मैं अपने अफसरों से अपील किया था कि कंबोज जी को जल्दी बहाल नहीं किया गया। तो मैं अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट का प्रधान था मैं, और आज भी प्रधान हूँ मैं, तो मैं इसके तहत में प्रदर्शन करूँगा। तो कंबोज जी, कभी कभी मैं देखता था मीडिया में कि वो डेपुटेशन का मुद्दा ज़्यादा उठाते थे। यही कारण रहा कि कंबोज जी को सिर्फ बहाली के लिए मैंने साथ दिया, और उस बहाली का कारण ये हुआ कि सभी जितने डेपुटेनिस्ट थे सारे, जबकि सबका मैं बता दूं आपको कि जितने चंडीगढ़ में डेपुटेशन वाले बैठे हैं, सबकी सरगना और गुरु हमारे राजबाला जी हैं। सबको चलाने वाले ही वो हैं, क्योंकि उनकी रसूखी इतनी ऊपर है कि ना डीओ को कुछ समझती है, ना डीपीआई को। एक केस मेरे साथ हुआ था 18 सेक्टर में। वो कर्मचारी जो रवि नाम का, वो कर्मचारी 18 सेक्टर का सफाई कर्मचारी था, और राजबाला जी उसको अपने घर में काम करवाती थी, अपना मालियों का काम, उसको जो भी उनका साग सब्जी का, खेतों का काम, सब कुछ करवाती थी। और उसका रो कर उसने वो बताया कि जब मैं थक के थोड़ा सा कमर सीधा करता था, तो बाहर निकल के खड़ी हो जाती थी, कमर नीचे कर और काम कर, नहीं तुझे जूते मार के निकाल दूंगी, इस तरीके। और वो एक दिन उन्हीं के फर्श पे, जो रवि का कहना है, और वो मेरी आवाज़ ये सुनेगा तो वो आपके माध्यम से जरूर वो माइक पे आएगा और बोलेगा उसके साथ जो बीता हुआ है राजबाला जी के द्वारा। उसी के घर में काम करते हुए उसको टाइलों पे पैर फिसला और उसके पैर में मोच आ गया, और दूसरे दिन वो ड्यूटी पे नहीं आ पाया और उनके घर में नहीं जा पाया, क्योंकि उसकी ड्यूटी वो घर पे लगाई हुई थी। वो घर पे नहीं जा पाया पैर के दर्द की वजह से, और तीसरे दिन उसको नौकरी से 18 सेक्टर स्कूल से निकाल दिया गया। और ये चैलेंज किया गया कि तुझे इस स्कूल में बढ़ने नहीं दूंगी। मुझे 5 महीने तक उसके लिए प्रोटेस्ट करना पड़ा, और उसके बाद उसको रखवाया भी, तो मौली जागरा भेजना पड़ा। आप रसूखी देखिए उनकी, कि उस टाइम अनुजीत कौर मैडम डीओ थी, बराड़ साहब हमारे डीपीआई साहब थे, जो ये बराड़ नहीं है, दूसरे जो डीएचई साहब हैं हमारे, रुपिंदरजीत सिंह बराड़ साहब। इन दोनों लोगों की नहीं चली, इन लोगों ने जोर लगा लिया कि 18 सेक्टर में उसको रखा जाए। लेकिन राजबाला जी, आप सोचिए कि वो डीओ डीपीआई से दोनों से बड़ी थे, उन्होंने चैलेंज किया था कि 18 में इसको बढ़ने नहीं दूंगा, और उसको बढ़ने नहीं दिया। इसलिए बराड़ साहब और रणजीत कौर मैडम जो डीओ थी, उन्होंने उसको मौली जागरा शिफ्ट करने पे मजबूर हो गई डीसी रेट पे, लेकिन 18 सेक्टर में नहीं लगाया गया। वही भुक्तभोगी मेरे साथ हुआ। मैं 2015 में 42 सेक्टर स्कूल से ट्रांसफर होकर 53 स्कूल में गया, जहाँ पे ऑफिस सेटिंग हेड थी राजबाला जी। मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे वहाँ ऐसा वाकया हुआ, फर्स्ट डे में जब ज्वाइन करने गया तो मुझे वहाँ ज्वाइन भी नहीं करवाया गया, जबकि मुझे ये भी नहीं पता था कि यहाँ हेड कौन है। वहाँ एक इंचार्ज लगाए गए थे,
उन्होंने बोला कि मैडम ने बोला कि आपको ज्वाइन ना कराएं। उसके बाद बराड़ साहब के पास भाग के गए, हम भी वापस गए, बराड़ साहब ने उनसे क्या बात की, उसके बाद दोबारा मेरी वहाँ ज्वाइनिंग हुई। उसके बाद से मेरा वहाँ पे वो टारगेट किया गया कि मैं आपको बताऊँ, हैरान करने देने वाली बात है कि मैं ना कोई नशा पत्ती करता हूँ, साफ सुथरा रहने वाला हूँ। जैसे कि आपने बोला कि ब्राह्मण परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरी इन बहनों का साथ देने का कारण ये है कि मैं किसी भी समाज से हूँ, मेरा समाज इंसानियत है और ये बहन बेटियों का कोई जात नहीं होता। तो मेरी ये बहनें हैं और मैं मरते दम तक इनका साथ दूंगा जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता। लेकिन मुझे उस कारण मुझे वो सजा दी गई कि आज भी मेरी राजवाला जी ने ACR मेरा खराब किया हुआ एवरेज, जबकि मेरे ड्यूटी में आज तक का मेरा, मैं आपके माध्यम से चैलेंज कर रहा हूं कि डिपार्टमेंट मेरे को एक मेमो तक इशू नहीं किया हुआ है, लेकिन विदाउट रीजन मेरा ACR खराब किया गया। 2 ACR खराब किए गए, एक बंदनापुरी और 2 राजवाला जी, जिसके कारण आज मेरा 4 इंक्रीमेंट ब्लॉक है। और वहां पे ऐसा षड्यंत्र रचा गया कि उसमें और भी लोग शामिल हैं। मैं आप नाम लेना चाहूंगा। उस टाइम मैडम का ट्रांसफर कुछ टाइम में हो गया, 37 स्कूल से सीधे 16 सेक्टर या 18 सेक्टर में चली गई, और वहाँ पे हमारा जो ऑफिस सेटिंग का चार्ज चला गया 44 सेक्टर आशा रानी जी के पास, वो भी डेपुटेशन पे। इन लोगों का एक तिकड़ी बनी, बंदनापुरी, आशा रानी और राजबाला जी, और उनमें साथ दी इन लोगों का डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अनुजीत कौर जी, क्योंकि बराड़ साहब से अनुजीत कौर मैडम की पटती नहीं थी। BL शर्मा जी को बोलकर अनुजीत कौर जी ने मुझे पूरे षड्यंत्र रचते हुए झूठे मूठे 3-4 स्कूल से इकट्ठा करवाया केस। यहां तक कि हैरान कर देने वाली बात है, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, तो इन्होंने हमारे डॉगी का, जो अपने सुरक्षा के लिए जंगल में स्कूल है 53 सेक्टर स्कूल, बहुत नेगेटिव एरिया है, वहां दिन रात नशेड़ी शाम को घूमना शुरू कर देते हैं। अपनी सुरक्षा, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए हमने एक डॉगी रखा हुआ घर में, उसकी कंप्लेंट बनाकर मुझे सस्पेंड किया गया। ये देखिए हैरानी। और BL शर्मा जी के द्वारा सस्पेंड कराया गया, और मैडम की इतनी रसूखी कि वो उन्होंने ये चैलेंज किया था कि मैं इसको टर्मिनेट कराऊंगी, सस्पेंड तो उन्होंने करा दिया था, 4 इंक्रीमेंट ब्लॉक कर दिया, और आज भी मैं उस शोषण का शिकार हूं। दूसरा मैं वाकया बताऊं, ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि उसके बीच में मेधावी बहन के साथ ऐसा कुछ जाति सूचक शब्दों का बात आया। वहाँ भी मैं एज ए ट्रेड यूनियन मैंने अपने एम्प्लॉय का साथ दिया। ये हमारी एम्प्लॉय भी हैं, फेडरेशन के सदस्य भी हैं। उसके कारण मुझे, अब देखिए दूसरा पार्ट आता है कि बराड़ साहब हमारे, जो इस टाइम हर्षविंदर पाल सिंह बराड़ साहब हमारे DPI हैं, उनका और राजबाला जी का तालमेल देखिए कि उनको इतना नागवारा गुजरा राजबाला जी का जब प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें मेधावी का साथ देना, कि वो मुझे 12 साल वाला पुराना केस उठाकर, जो मुझे खुद नहीं पता, हमारे कोई एक्स SLA थे 23 सेक्टर में अजीत सिंह, उनकी 2012-13 में डेथ हुई थी, और वो केस 25 में उठाकर मुझे डायरेक्ट ऑर्डर कर दिया जाता है 53 स्कूल में कि रंजीत मिश्रा का आधी सैलरी अटैच कर दीजिए। देखिए ना कोई रूल रेगुलेशन। क्या था, किस चीज का, किस लिए आपका? ये एक SLA थे अजीत सिंह जी, उनका डेथ हो गया था, अचानक हॉस्पिटलाइज हो रहे थे, वो डेथ हो गया था। 23 स्कूल सीनियर सेकेंडरी में अपॉइंटमेंट थे, उनका बच्चा बहुत छोटा था, वाइफ थी, 23 सेक्टर में रह रहे थे, 1496 आई थिंक, मुझे याद है, सरकारी मकान था, सरकारी मकान में उसमें रह रहे थे। उनका कोई गवाही नहीं दिया क्योंकि बच्चे अनजान थे, हरियाणा से बिलोंग करते थे, वो बच्चा छोटा था, वाइफ कभी घर से बाहर नहीं निकली, उसको कुछ पता नहीं था कि पेमेंट हमें कहाँ से मिलेगा। तो वो 3-4 महीने भूखे मरने पे आ गए। जब मुझे खबर मिली, क्योंकि अंकल जी से, उनको मैं अंकल जी बोलता था, बड़े अच्छे थे, मेरे साथ काफ़ी उठना बैठना था उनका, तो नई मेरी नौकरी थी, 5-7 साल की नौकरी हुई थी। तो मुझे जब पता चला तो इंसानियत के नाते, जो मेरे गुरुओं ने, मेरे माँ बाप ने सिखाया हुआ कि जात पात नहीं, इंसानियत देखनी चाहिए, तो मुझे जब पता चला बच्चे भूखे मर रहे, तो मैं जाके वहाँ जब स्कूल में पहुँचा तो वहाँ प्रिंसिपल साहब से बात किया, तो उन्होंने बोला कि पेमेंट इसलिए नहीं हम दे पा रहे कि कोई सरकारी बंदा गवाही नहीं दे पा रहा है। हम कहा जी मैं सरकारी हूँ, मैं दे सकता हूँ, मैं गवाही दे रहा हूँ, इनका जो भी थोड़ा बहुत पेमेंट है इनको दो, ताकि बच्चों का उनको गुजारा कर चल सके। आप देखिए कि वो सरकारी मकान था। पहली बात तो रेंट, जो रेंट ऑफिस है उनकी देखिए अब मनमानी कि 3 साल के बाद उनको रहने क्यों दिया। आपको बता दूं कि ये बताना ये चाह रहे हैं कि जो महिला की बात 12 साल वाली बात कर रहे हैं, सरकारी मकान था, उसको रेंट को लेकर के कुछ डिस्प्यूट है, और इसी को लेकर के
डिपार्टमेंट ने इनके ऊपर रिकवरी डाला, इसके बाद की ये कहानी ये बता रहे हैं, मैं ये क्लियर बिल्कुल करना बिल्कुल बिल्कुल। वो गवाही 2012 की हुई है, लेकिन क्या अभी तक जो डीपीआई वहां थे, 2-3 डीपीआई चेंज हो चुके, उनको क्या मालूम नहीं था? 12 साल बाद इतने ईमानदार हमारे अधिकारी आए, हर्षविंदर पाल सिंह बराड़ साहब, कि शायद उनको राजबाला जी के खिलाफ मेधावी का साथ देना इतना नागवारा गुजरा कि उन्होंने 12 साल पुराना केस उठाकर डायरेक्ट, ना कोई रूल ना रेगुलेशन, सब ताक पे रख के उन्होंने 50% सैलरी काटने का ऑर्डर कर दिया। और मेरे हेड और मेरे क्लर्क को बुलाकर ऑफिस में अपने वो डांटते हैं कि तुम लोगों ने सैलरी क्यों नहीं काटा, क्योंकि वो हेड और क्लर्क, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि 50% सैलरी किस आधार पे हम काटे, क्योंकि वो उनको रूल रेगुलेशन कुछ तो पता था। उनको मालूम था कि अगर रंजीत मिश्रा कहीं कोर्ट में गया या रूल हमें कुछ कॉपी, हमें कोई रूल का कोई दुहाई दिया तो मैं फंस जाऊंगा। लेकिन वो 1 महीने ना काट कर उन्होंने हमारे से वर्जन मांगा, हमें लेटर दिया और मैंने उनको लेटर का जवाब दिया, लेकिन न गवारा गुजरा कि हमारे ऑर्डर का अवहेलना कैसे हो गया। बराड़ साहब ने हमारे हेड को और हमारे क्लर्क को ऑफिस से बुलाकर आधे घंटे तक धमकाया कि आपने सैलरी क्यों नहीं काटा, यहां तक कि उनको लिखवा के ले लिया गया कि आप लिखो मेरे सामने कि आप अगले महीने में इतने तारीख तक इसकी पेमेंट काट के आप सैलरी अटैच करोगे। ये हालात हमारे डीपीआई साहब का। उसके बाद मुझे इमीडिएट, जब मुझे पता चला कि ऐसी हरकतें हो रही है, तो मैं इमीडिएट कोर्ट का रास्ता अपनाया और उसके 12 साल पुराना जो केस उठाकर मुझे मेरे साथ अत्याचार किया गया, परेशान किया गया, हरास किया गया, मैं जाके कैट में स्टे लिया। उसके बाद बराड़ साहब का देखिए कि उनको तब भी वो शांत नहीं हुए। उन्होंने इतना पक्षपात करते हुए उन्होंने मेरा एक केस बनाकर कि मैं पॉलिटिकल पार्टियों में जाकर, अब क्या वो केस था मुझे आज तक नहीं समझ में आया। आईएएस, रिटायरमेंट आईएएस से उन्होंने इंक्वायरी मार कर दी कि किसी भी हाल में हमें फंसाना है रंजीत मिश्रा को, चाहे कैसा भी हाल हो, किसी भी हाल में झूठा भी केस मिल जाए, चाहे जैसे जो मुझे लगा, जो मुझे बताया गया कि आपको सस्पेंड करने की तैयारी चल रही है। उसके बाद उन्होंने आईएएस, रिटायरमेंट आईएएस से इंक्वायरी बैठाया, वहाँ इंक्वायरी ऑफिसर हमारे से संतुष्ट हुआ हमारे जवाब से। इंक्वायरी 4 महीने चलती रही। उसके बाद 1 महीने बाद फिर वही इंक्वायरी, सेम इंक्वायरी रिटायरमेंट जज को दे दी जाती है। आप सोचिए, एक छोटे से मुलाजिम का इंक्वायरी रिटायरमेंट जज कर रहे हैं और आईएएस ऑफिसर कर रहे हैं। उसके बाद मुझे वहाँ भी, जब मुझे मजबूरी में मुझे वहाँ भी स्टे लेना पड़ा, उसके बाद भी ये काम नहीं रुका। किसी एक अनजान लड़की के नाम से कंप्लेंट लिया जाता है। और देखिए, बड़ी विडंबना है, मैं आपके माध्यम से, क्योंकि मुझे भी इन बहनों का, जब ये लोग बोल रहे थे तो मुझे यहाँ दर्द हो रहा था, क्योंकि मैं भी इस चीज़ से गुजरा हुआ हूँ, मैं भी इस तकलीफ से गुजरा हुआ हूँ जो मेरी बहनें गुजर रही हैं, जो हमारे भाई पूरण सिंह जी ने आत्महत्या कर लिया उस तकलीफ तो मिश्रा जी, आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये थोड़ा सा जानना समझना। बिल्कुल सर, अब तो ये हम सब की लड़ाई है और मैं आपके माध्यम से उन सबसे अपील करूंगा, क्योंकि राजबाला जी का कार्यशैली मुझे मालूम है। मेरे आंखों के सामने 53 स्कूल में मेरे सामने टीचरों तक को हिदायत देते थे कि डस्टबिन उठा, मुझे लॉन में एक भी पत्ता नहीं दिखना चाहिए। आज मैं चाहूंगा कि वो टीचर का जमीर भी जागे और वो भी आके बोले कि रंजीत मिश्रा सत्य बोल रहा है। उनके खिलाफ जो ये न्याय और न्याय की लड़ाई है, उसमें न्याय की लड़ाई की तरफ हम खड़े हैं। न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं मेधावी जी। जिस तरह से ये लड़ाइयाँ चल रही हैं, क्योंकि ये एक मामला सिर्फ आप दोनों या तीनों का नहीं है, हमें लगता है इस शहर में दर्जनों ऐसे लोग होंगे जो पीड़ित हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इसके बाद की लड़ाई आप लोगों ने किस तरह से लड़नी है, ये भी लोग जानना चाहेंगे, तभी शायद आपके साथ कुछ लोग जुड़ सकते हैं। जी सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम तो टीचर हैं, पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत रूल जानते हैं, तो हिम्मत करके हमें पता है कि आवाज़ उठा सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। एक जगह नहीं तो दूसरी जगह नहीं तो तीसरी जगह किसी से बोल सकते हैं। पर ऐसे कितने लोग हैं इतने छोटे लेवल या ऐसे लेवल पे जिन्हें शायद पता ही नहीं है, इतने टॉर्चर हो रहे हैं, हरास हो रहे हैं, उन्हें यही भी नहीं पता कि शिकायत कर सकते हैं। एक समय तो मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं शिकायत भी कर सकती हूँ, क्योंकि राजबाला मैम का खौफ ही इतना था। तो जो ये लोग होते हैं पावरफुल, जो अत्याचार करते हैं, उनका डर ही इतना होता है कि बंदा मरना प्रेफर करता है, बल्कि शिकायत नहीं कर पाता है। हमने हिम्मत करी है। आप कैसे इसको सोच रहे हैं? जो मेधावी ने कहा, क्या इसी तरह से कुछ सोच रहे हैं? सब मेरे लिए मान सम्मान सबसे सर्वोपरि था। मैं उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती थी। सर, नौकरी मेरे सम्मान से ऊपर नहीं हो सकती है।
मेरे पास अपने परिवार का पूरा समर्थन था, इस वजह से मैं इस लड़ाई में उतरी। क्योंकि सर मैंने अपने सामने इतनी लेडीज़, इतने स्टाफ को हरास होते हुए देखा, और वो हरासमेंट जब मेरे तक पहुंची ना, तब मैं एग्जैक्टली रियलाइज़ कर पा रही थी कि इन्होंने क्या फेस किया है। और फिर मेरा मन में दृढ़ निश्चय था कि अब मेरे बाद अब कोई दूसरी प्रतिभा नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से पूरन जो IPS थे, उन्होंने आत्महत्या का रास्ता ढूंढ लिया, उन्होंने बहुत आप भारी लोग कैसे इस लड़ाई को, क्योंकि जब वहां आपने देखा होगा तो आपको लगा होगा कि ये क्या हो गया और किसको हम कैसे लड़ें, कहीं उसी राह पे चलें या फिर कैसे करें? सर ऐसा है, जो वाई पूरन सिंह जी जो उनकी डेथ हुई है, सुसाइड किया, क्यों किया कोई समझे। वो भी सिस्टम में थे, उसका पार्ट भी थे, उन्होंने भी बहुत सालों तक कंप्लेन करी, लड़ाई लड़ी, पर वो भी भ्रष्टाचार करप्शन से जीत नहीं पाए होंगे। क्या उनके ऊपर गुजरी होगी, वो किस चीज़ से लड़े होंगे, उसी से हम भी गुजर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो अत्याचार होता है वो कोई एक इंसान नहीं करता, पूरा का पूरा सिस्टम होता है नीचे से ऊपर तक, जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर्स मिले हुए हैं। हमारे DSC बराड़ सर राजवाला और रणबीर झराड़ को पूरा सपोर्ट करते हैं, उन्हें फेवर करते हैं। SC टीचरों को अपने ऑफिस के बाहर निकाल देते हैं। किसी भी SC टीचर की कंप्लेन पे आज तक सुरेंद्र सिंह पाल बराड़ सर ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है, बल्कि पूरी हर एक इंक्वायरी में राजवाला और रणबीर झराड़ जैसे दोषियों को बचाया जाता है। सर जब सिस्टम ऐसे काम करेगा तो IPS वाई पूरन सिंह जैसे लोग क्या करेंगे? अंत में मरना ही पड़ता है ना। क्या करेंगे? अब यहाँ पे हमें एक और जानकारी लेनी जरूरी है आप लोगों से। प्रतिभा जी और मिश्रा जी दोनों से सवाल है कि पूरन जी की डेथ हो जाती है, उसके बाद आप देखिए राहुल गांधी तक आते हैं, रोटी सेक करके चले जाते हैं। क्या आप लोगों के इस तरह के मामले में कोई पॉलिटिकल आदमी या इस तरह के बड़े लेवल के आदमी लड़ाई लड़ने के लिए या सांत्वना देने के लिए या अपनी लड़ाई समझ कर आने वाले कोई आए अभी तक पॉलिटिकल पार्टी, चंडीगढ़ के ही या चंडीगढ़ शहर से बाहर के? हाँ जी सर, हमें अभी शिरोमणि अकाली दल का हमें पूरा समर्थन मिला हुआ है। विली जी हमारे साथ, हमने अभी अपनी सारी बात उनके सामने रखी है और उन्हें हमें चरणजीत सिंह विली उन्होंने हमें समर्थन दिया है, उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि वो हमारी बात कहेंगे। जैसा हम पहले भी कह चुके सर, इस समय हम इतने ज़्यादा शोषित हैं कि अगर हमें आप इंसाफ दे रहे हैं तो हम आपके पास आएंगे। हमें जो भी इंसाफ का एक, जहाँ पे भी एक किरण दिखती है हम वहाँ भाग के जा रहे हैं। भाग के तो चली जाते हैं जी सर, पहले भी किरण दिखाया, जी सर, फिर किरण देख रही हैं, फिर क्या होगा? तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है सर। हमें अगर समर्थन मिल रहा है अपनी बात को कहने का, हमें कोई सच कहने का प्लेटफॉर्म दे रहा है, तो हमें उसका, हम मोस्ट वेलकम है उनका। बिल्कुल आप वेलकम करिए, लेकिन जिस तरह से पहले मेधावी की लड़ाई में कई लोग आए, कई चेहरा से अपना रोटी सेक करके निकल गए। मिश्रा जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है, और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि चाहे कोई साथ दे ना दे, अपनी सत्य की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। भाई पूरन सिंह जी के तरीके हम आत्महत्या नहीं करेंगे। और उन लोगों से विनती है मेरी, हाथ जोड़कर, कि इस लड़ाई में, सत्य की लड़ाई में साथ दें। भाई पूरन सिंह जी की तरह हम तीनों में से ये ना इंतजार करें कि कोई मरे तो हम सांत्वना देने वहाँ पहुँचे, कैंडल मार्च करने पहुँचे, अपना नंबर बनाने पहुँचे। तो आज आपने जो बोला है कि हमारे बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियाँ, अगर ये भाई पूरन सिंह जी के मरने से पहले अगर उनका साथ दे देते तो आज शायद वो ओपन नहीं हो पाए, ना वो किसी को बता पाए। लेकिन आज ये मेरी बहनें और मैं रंजीत मिश्रा आज आप लोगों के सामने खुल के बता रहे कि हम लोग साथ भी वैसे ही शोषण हुआ है और हो भी रहा है। तो क्या आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारे में से कोई आत्महत्या करे, सुसाइड करे, तब आप लोग साथ देंगे, तब आप लोग आएंगे या कैंडल मार्च या नंबर बनाने? तो प्लीज विनती है, मेरा मानना यह है कि इन तीनों में से हम कोई मरने वाले नहीं हैं, हम लड़ के मरेंगे। और न्याय के लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़ी हम देंगे। इन तीनों में से कोई भी किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेगा। प्रतिभा जी, एक हमें जानकारी मिली थी कि जितने जो आपके समाज से हैं खास करके, उन लोगों के बीच में एक जनसंपर्क अभियान चल रहा है, ताकि एक दूसरे को जान करके अपनी बात बताने के बाद सभी एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेंगे, ऐसी हमारे पास सूचना आई थी। क्या ऐसे कुछ हो रहा है क्या? जी, हमारी से पूरे हमें जितना भी समर्थन मिल रहा है, हम सभी लोगों को अपने साथ इकट्ठा कर रहे हैं और हमारे पास काफ़ी समर्थन है और हम बिल्कुल भी अब डरने वाले नहीं हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। और हम उनके समर्थन का पुरजोर दिल से स्वागत करते हैं और हम चाहेंगे कि वो लोग, और भी लोग जो इनके सताए हुए लोग हैं, मेरे अपने स्कूल में मैं 16 मॉडल के सभी टीचर्स और जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ वर्किंग हैं, उनसे मैं कह रही हूँ कि बिना डरे आप प्लीज़ सामने आइए। पूरा सपोर्ट है, पूरा समर्थन आपको मिलेगा। बिल्कुल भी डरिए मत, घबराइए मत। जो बच्चे इनसे हरास हो चुके हैं रणबीर झोरड़ से,
प्लीज़ वो आप खुल के सामने आइए, मैं आपके साथ पूरा दूंगी, पीछे नहीं हटूंगी, इस बात का मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ। आप लोग प्लीज़ सामने आइए और बिल्कुल भी मत डरिए। जो संपर्क अभियान चल रहा है जो इनके समाज का है, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, ये ठीक हो रहा है? बिल्कुल, मैं एक माध्यम से बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छा सवाल है। पहली बात तो मेरे गुरुओं ने, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे माँ बाप ने मुझे एक ही संस्कार दिया कि सबसे पहले इंसानियत। मेरा एक ही समाज है, इंसानियत। और अगर मैं समाज की बात करूं तो मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि ये जो जनरल कैटेगरी के लोगों को बदनाम किया जा रहा है, ऐसे चंद 1-2% लोग हैं जो बीमार मानसिकता के हैं, जो इस तरीके का मापदंड अपनाकर लोगों को बदनाम कर रहे हैं। हमारा समाज एक है, दुख सुख एक है हमारा। अब अगर आपके माध्यम से मैं बता देना चाहूँगा कि अगर ये ऐसी समाज से, मैं तो जनरल कैटेगरी से हूँ, तो राजबाला जी ने, बराड़ साहब ने मेरे साथ क्यों अत्याचार किया? इनके लिए कोई समाज नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, इनके नीचे जो आया उसको पैरे की जूती समझते हैं। और ये बीमार मानसिकता के लोग हैं, इनके लिए सभी समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा, तभी ये लोग सीधे होंगे। अगर ये सीधे होंगे तो हमारा सिस्टम सुधरेगा और आने वाले समय में ऐसे मानसिकता के लोग किसी के ऊपर अत्याचार करते समय 10 बार सोचेंगे। इसलिए हमें सभी सर्व समाज से विनती है कि इस न्याय और अन्याय की लड़ाई में सभी साथ दें, इन बहनों का और रंजीत मिश्रा का। मेरा अंतिम सवाल होगा आप लोगों से, इतनी बातें हो गई हैं, लड़ाई लड़ेंगे, अब लड़ाई का जो अगला कदम है वो क्या होगा, हम तीनों से जानना चाहेंगे। और सर मेरा तो देखो, मेरा वर्जन ये है कि अगर हमें जल्दी ही न्याय नहीं मिला, राजबाला जी को कार्रवाई करते हुए वापस हरियाणा नहीं भेजा गया, और जो बहन का समस्या है उनको भी भाई साहब को नहीं भेजा गया, तो यहाँ एक बड़ी तगड़ी मापदंड चल रही है और बराड़ साहब खुल के साथ दे रहे हैं। आप देखिए कि एक 58 साल के एज में हरियाणा रिटायर कर देता है, और उनको यहाँ कौन से, राजबाला जी को कौन सा अवार्ड दिया गया? कर्मचारियों को सताने का, छोटे मुलाजिमों को परेशान करने का, उनको आत्महत्या करने पे मजबूर करने का। आज उनका, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, हमारे डिपार्टमेंट का विडंबना रहा है कि आज भी कई टीचर कई साल से कॉलोनियों में घूम रहे हैं, लेकिन इनके रसूखदार टीचर सभी सेक्टरों में बैठे हैं, उनको कॉलोनी में जाते तक नहीं है। ये मैं रियल सच्चाई बोल रहा हूं, और ये हर जगह पक्षपात किया जाता है। ऐसा क्यों? ये इनको अवार्ड क्यों दिया जाता है? राजबाला जी का जब से यहाँ आई हैं, वो टीचर आए थे, लेक्चरार यहीं, हेड यहीं, प्रिंसिपल यहीं, शायद वो हरियाणा कैडर के नहीं होते तो यहाँ डीपीआई रिटायर होके जाती हूँ। तो ये क्यों हमारे चंडीगढ़ के कर्मचारियों के साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है? इनको, और एक और भी हैं जो नेता अभी नए उभरे हैं, वो भी अवार्ड के चक्कर में हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं कि मुझे भी कोई अवार्ड मिले ताकि मैं भी 2-4 साल यहाँ रसूखी अपना करके जाऊं। तो प्लीज इस मापदंड को खत्म करें और न्यायपूर्वक जो हमारे कर्मचारी हैं उनके ऊपर जो शोषण अत्याचार हो रहा है, ऐसे लोगों को तुरंत इमीडिएट हरियाणा भेजें और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। मैं अब जो प्रशासक गुलाब चंद कटारिया साहब हैं उनसे भी आग्रह है कि इन लोगों को जरूर सुने, ताकि जिस तरह से आईपीएस के साथ घटना घटी, कहीं वो घटना घटित ना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं सर बाद में एक लफ्ज बोलना चाहूँगा, अभी हम कैलकुलेशन पे पहुँचे नहीं। ये हमारा तीनों का वर्जन है कि अगर हमें जल्दी न्याय नहीं मिला तो हम तीनों आमरण अनशन करेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि समाज के और अदर समाज के लोग कितना हमारा साथ देते हैं, कि वो दिन इंतजार करेंगे कि हम तीनों में से कोई आत्महत्या कर ले या मजबूर होकर आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाए, सुसाइड कर ले। हम जल्दी ही इसके लिए हम आपस में मीटिंग करके वो डेट भी सुनिश्चित करेंगे कि बराड़ साहब के ऊपर, राजबाला जी के ऊपर जल्दी कार्रवाई नहीं किया गया और उनको वापस नहीं भेजा गया और हम लोगों को न्याय नहीं मिला तो हम आमरण अनशन करने पे मजबूर हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनते हैं जेटीए के अध्यक्ष रणबीर झोरड़। मसला कुमार मधुकर जी कुछ नहीं, जैसे आपने बहुत बढ़िया बात कही भी, आप एक बहुत बड़ी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और हम हर टीचर्स की जो है इशू के लिए हम पर्सनली जो है वो लड़ रहे हैं। आप लगातार आपने कवर भी किया है इशू। जब हमने जेटीए की स्थापना की तो जो जिन्होंने यहाँ पे एसोसिएशन के नाम पे जिन्होंने दुकानदारी चला रही थी उनकी दुकानदारी बंद हो गई। इशू इन टीचर्स का नहीं है, ये दोनों टीचर्स सिर्फ मोरे हैं
असली जो इसके पर्दे के पीछे वो 3 लोग हैं उस एसोसिएशन के, और एक पत्रकार है ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड, जिसकी कंप्लेंट मैंने उनके चीफ जनरल मैनेजर को की थी। वो एजुकेशन बीट देखती थी, और क्योंकि वो 22 खबरें लगाती थी और विदाउट फैक्ट लगाती थी, जब मैंने रिटर्न एज ए प्रेसिडेंट के तौर पे मैंने वो रिटर्न में कंप्लेंट दर्ज की तो उसको एजुकेशन बीट से हटा दिया। तो इन लोगों की ये 4-5 जो लोग हैं उनकी पर्सनल खुंदक से इनको जो है वो इशू बनाया हुआ है। और ये जो आरोप जो लगा रहे हैं ये प्रशासन पे लगा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, चंडीगढ़ का प्रशासन आप लोगों को सबको पता है, हमारे भारत देश के अंदर सबसे बेस्ट अगर कहीं का एडमिनिस्ट्रेशन है तो वो चंडीगढ़ का है। यहाँ पे अगर मैं कोई गलत काम करूँगा, चाहे मैं कितनी भी अप्रोच का हूँ, मेरे को एक दिन में ये उसी टाइम जो है मेरे को उस पर एक्शन लेंगे। अगर ये भी एक चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेशन की खासियत है, यहाँ पे आप किसी पे झूठे आरोप लगा के किसी को फंसा नहीं सकते। देश कानून से चलता है, रूल से चलता है। और इनके आरोप प्रत्यारोप तो आपने सुनेंगे, तो ये तो जुडिशियल सिस्टम को भी कंडेम कर रहे हैं। जो केस कोर्ट के अंदर चल रहा है, आप मुझे बताओ कि आप मीडिया में आके आप मीडिया वाले उसके अंदर क्या मीडिया ट्रायल कर रहे हो? जो मैटर सब जुडिशियस है। मैं इतने देर नहीं आना चाहता था, मैं आज एज ए प्रेसिडेंट के तौर पे आया हूँ, मैं एक पर्सनल मैटर के तौर पे नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं हज़ारों टीचरों को रिप्रेजेंट करता हूँ। और सारे हज़ारों टीचरों का 3000 टीचर्स जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के वो हमारी एसोसिएशन के मेंबर हैं। और मेरे पे आपने खुद अपनी आंखों से देखा है भी, किसी भी एसोसिएशन के हज़ारों हमारे टीचर्स हमारे आह्वान पे आते हैं। वो क्यों आते हैं? हमारी क्रेडिबिलिटी पे आते हैं, हमारे करैक्टर पे आते हैं। अगर हम ऐसे होते, अगर इनके आरोप मान लिए जाए तो यहाँ से चंडीगढ़ में पड़ोसी भी नहीं आता। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब से जेटीए का गठन हुआ है, जो पिछले 1-2 तथाकथित टीचर्स एसोसिएशन के जो प्रधान थे, आजकल वो नहीं दिखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि प्रतिभा जैसी टीचर को क्या आपसे खुन्नस है, या आपको उससे कोई खुन्नस है? क्या है इस बीच का मसला में जानना जरूरी है। देखो, मैं आपको बहुत बड़ी बात कहने लगा हूँ, कोई हमारी खुन्नस नहीं है। और जो प्रतिभा वर्मा मैडम जो मेरे स्कूल में थे, सारे स्कूल के अंदर पहले ये सीनियर विंग में थे, सारे स्टाफ में सारा स्टाफ मेरे को आज भी कहता है भी ये सबसे बड़ी खास आपकी थी सर। और जब भी सारे बाकी लेडी स्टाफ से भी ये इसका झगड़ा कंटिन्यूस चलता था, और मैं इसको फिर भी इसका मैटर सोल्व करता था। और मेरे को सारी लेडी टीचर बोलती थी, कहती सर आप इसकी सपोर्ट करते हो, देखो हमारे साथ ये बदतमीजी भी करती है। बहुत कुछ ऑन रिकॉर्ड है, सब कुछ किसी के कहने पर नहीं है। आप ये जो बोल रही है ये क्या है? कोई किसी को हरासमेंट नहीं है, ये वर्किंग स्टाइल का इशू है। 5 नवंबर को मेरे प्रिंसिपल मैडम ने मुझे जूनियर विंग के इंचार्ज का ऑर्डर निकाला। और सबसे बड़ी बात, आपके कैमरामैन राजकुमार जी जो हैं, इनकी पोती कंटिन्यूस उसी जूनियर विंग में पढ़ रही है, इनको खुद को पता है। और इन्होंने मेरे को खुद बहुत बार कंप्लेंट की थी, और इन्होंने अभी लेटेस्ट जब मेरी वहाँ से इनकी झूठी कंप्लेंट पे ट्रांसफ़र कर दी गई, आपका कैमरामैन आपके सामने अभी भी वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाकायदा मेरे को फ़ोन करके कि सर आपने 2 महीनों के अंदर इस स्कूल के अंदर स्ट्रीमलाइन कर दिया था, और जब से आपको बदला स्कूल का, इन्होंने जब तक इनकी ट्रांसफ़र नहीं हुई थी, इन्होंने स्कूल का बेड़ा गर्क कर रखा था। इशू हमारा पर्सनल कुछ भी नहीं मसला फोटोग्राफर हमारा क्या कर रहा है वो नहीं है। मैं आपके फोटोग्राफर का मैटर नहीं है, वो दादा है, उनकी पोती उसी स्कूल में पढ़ती है, इन्हीं टीचर्स के पास पढ़ती है, जो अब लग रही है ना इन्हीं के पास पढ़ रही है। मैटर आपके फोटोग्राफर का नहीं है। और ऐसे, और अगर ये सिर्फ वर्किंग स्टाइल का इशू था, क्लासें लेनी नहीं, 3-3 महीने कॉपी चेक नहीं करनी, कोई इशू नहीं है। हमने लगातार कंटिन्यूसली ऑल डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, जब हमने सारी क्लासेस की कॉपीज चेक की तो इसकी 3 क्लासेस की कॉपी 21 जनवरी की बात है, पिछले 21 जनवरी को हमने चेकिंग की। सीनियर्स हमारे वाइस प्रिंसिपल ने, सारे स्टाफ ने एक क्लासेस चेक की, और मैंने और मेरी वाइस प्रिंसिपल जो वाइस इंचार्ज जो निशा मैम थी, हमने एक कॉपी चेक की। और 11 नवंबर के बाद इसकी 3 क्लासों की कॉपी 21 जनवरी तक चेक नहीं थी। बच्चों से जब पूछा गया तो बच्चे कहते हम सर प्रतिभा मैम को रिक्वेस्ट करते रहे, मैम ने कहा भी मेरा काम है, जब मेरे को टाइम मिलेगा मैं कॉपी चेक कर दूंगी। उसके अंदर 21 जनवरी को जब आया तो मैंने एक ऑफिशियल ऑर्डर निकाला 2 बजे, उसके अंदर लिखा भी टुडे आई हैव इंस्पेक्टेड ऑल द क्लासेस अलोंग विद मिस निशा मैम एंड इट इज फाउंड दैट द फॉलोइंग 3 क्लासेस कॉपीज हैव नॉट बीन चेक्ड फ्रॉम लास्ट नवंबर। द कंसर्न्ड टीचर प्लीज नोट एंड चेक ऑल द कॉपीज एज सून एज पॉसिबल।
तो लड़ाई यहाँ से शुरू है। जब ये मैंने वो ऑफिशियल ऑर्डर निकाला तो इसने अपने वो जो हस्बैंड है, यही मैं, उसका नाम राजेश कुमार है, ये भी पीजीआई से उसका रिकॉर्ड देख के भी ऑफिशियल वो वाकई ही प्रतिभा मैम का जो उसने हमें बोला, मैं, निशा मैम, गायत्री मैम, एक हमारी टिका मैम क्लास 4 है, लेडी है, हम ऑफिस के अंदर, मैं ऑफिशियल वर्क कर रहा था, ये बंदा एकदम ऑफिस के अंदर गालियां निकालता आया। इसने गालियां निकाली, थ्रेटन किया, मेरे को निकाली, मेरी सेकंड इंचार्ज निशा मैम को निकाली, और मेरे ऑफिस के अंदर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल था। सारा एपिसोड उस सीसीटीवी कैमरा के अंदर रिकॉर्डेड है और डिपार्टमेंट को वो सबमिट की जा चुकी है। और जब इसने इतना ज़्यादा किया तो मैंने तुरंत मानयोग एसएसपी मैम को कॉल की, 112 नंबर पे कॉल की। पुलिस की 2 पार्टियां तुरंत मेरे स्कूल के अंदर आई और उसी इंसिडेंट का 21 जनवरी का प्रतिभा मैम के खिलाफ मेरी कंप्लेंट पे डीडीआर दर्ज है। आज तक मैं नहीं बोला। इन्होंने उस एपिसोड से बचने के लिए 3 दिनों के बाद 24 जनवरी को फर्जी कंप्लेंट जो मेरे खिलाफ एजुकेशन सेक्रेटरी मैडम को की और उसके अंदर एलिगेशन लगाया 21 दिसंबर का। जबकि अब आपको मैं ये पिछले साल की बात है और 16 दिसंबर तक ये मैडम मेरे पास व्हाट्सएप पे कंटिन्यूअस जो है इन्फॉर्मेशन मेरे को व्हाट्सएप भेज भी रही थी, डायरेक्शन भी ले रही थी, सर इसमें मैं क्या करूं, इसमें क्या करूं। इवन एक टीचर की जिसकी बच्ची सीबीआई के अंदर, वो सब इंस्पेक्टर है, यहाँ 16 के अंदर ही रहते हैं, उनकी बच्ची को थ्रेटनिंग का किसी टीचर ने उसको कॉर्पोरल पनिशमेंट दी थी। उसकी कंप्लेंट रिटर्न में मेरे को यही प्रतिभा मैम जो इसके आज साथ है, इसी की ये मेरे को हैंड ओवर करके गई और उसकी कॉपी मेरे पास आज भी है। आप हजारों टीचर के आप प्रधान हैं जेटीए के, कई समस्याओं का समाधान करते हैं। आखिर ये ऐसी कैसी समस्या है जो प्रतिभा के साथ चल रहा है, उस समस्या को निपटाने में आपको परेशानी आ क्यों रही है? आपने बहुत अच्छा, ये परेशानी ये नहीं है सर, इसके पीछे जो 4 लोग मैंने आपको बताया, एक गेस्ट टीचर है, एक लेक्चरर है, 2 लेक्चरर हैं, एक आपको मैंने प्रेस रिपोर्टर बताई है, अब उसका नाम भी बता देता हूं, आपने देखा है लगातार कंटिन्यू, सुमेश ठाकुर उसका नाम है, उसकी फेसबुक अकाउंट, उसने मेरी फर्जी कंप्लेंटें बहुत की थी, पुलिस तक गई और 4 बार पुलिस ने इंक्वायरी करके उसकी कंप्लेंट पे उसी के खिलाफ रिपोर्ट दी भी ये लेडी कंटिन्यूस रणबीर को थ्रेटन कर रही है। तो आखिरकार ये जो टीचर्स का मामला है तो उसको क्यों नहीं आप सुलझा पा रहे हैं? आपने बहुत अच्छी बात की। जब 21 जनवरी को ये पुलिस आ गई थी तो हमारा एसएमसी कमेटी का जो चेयरमैन है हमारी स्कूल का, प्रिंसिपल मैडम, हम सारा स्टाफ, मेरी वाइस प्रिंसिपल सारे थे और मैं कार्रवाई चाहता था। तो इसके हस्बैंड ने और इसकी रिक्वेस्ट पे भी हमारा मैटर अब सोल्व है जी, इसके आगे है ना मेरी वाइफ पे कोई कार्रवाई ना करे, ये आप रणबीर सर को वो कह दो। तो मैंने उनकी सबकी कहा मेरा काम है सिर्फ स्कूल की फंक्शनिंग को सुधारना और यही मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट फर्स्ट डे से इनको कर रहा था। और मेरे से पहले इन्हीं टीचर्स के कारण इन्होंने 3 इंचार्ज जो है कंटिन्यूस, जो इससे पहले लेडी इंचार्ज थी निशा मैम, उसको ये ओपनली बच्चों के सामने गंदी गालियां निकाली, ऑन रिकॉर्ड है, किसी बच्चे से पूछ सकते हो। और सीसीटीवी कैमरे की बात कर रही है, एक प्रतिभा मैम का क्लास ऐसी थी जिसके अंदर सीसीटीवी लगा था जब मैं इंचार्ज नहीं था और वो भी एक जांच का विषय। एक आईपी एड्रेस का नया कैमरा सीसीटीवी लगा, इसकी क्लास का वो कैमरा कैसे सड़ गया? क्यों? क्योंकि ये एक साइड बिजनेस भी करते हैं। ये इनकी क्लास के साथ एक मेडिकल रूम है जो बच्चों के लिए किसी को इमरजेंसी हो जाए तो बेड लगा है, तो उसको अपनी क्लास छोड़ के उस मेडिकल रूम के अंदर जाके रेस्ट करते थे। दिस इज द मेन इशू। उसी के कारण जो पिछली इंचार्ज थी वो तंग थी। इनकी कंप्लेंट में प्रिंसिपल मैडम ने इनको सेटिस्फाई करने के लिए उनको हटा के मेरे को कहा भी सर अब आप चले जाओ। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग देखो, और सबसे पहला अगर मेरे को कांग्रेचुलेशन का मैसेज आया ऑन रिकॉर्ड, मैं आपको ये दिखा सकता हूँ, आपके कैमरामैन को मैं जरूर रिक्वेस्ट करूँगा। ये देखो प्रतिभा मैम का व्हाट्सएप मैसेज 5 नवंबर 2024 को 11:17 पे, क्या हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन सर ऑन द स्टार्ट ऑफ न्यू इनिंग, वेलकम। और मैंने इसके रिप्लाई में लिखा थैंक्स प्रतिभा मैम, नीड योर कोऑपरेशन स्पेशली, क्योंकि ये कंटिन्यूअस स्कूल के अंदर माहौल ख़राब कर रही थी और पर मेरे साथ इसका अच्छा संबंध था। तो मैंने कहा आपकी मुझे सपोर्ट की आवश्यकता है, तब हमारा स्कूल स्मूथली चलेगा। और इन्होंने फिर रिप्लाई किया मुझे 11:34 पे, डोंट वरी सर, इन योर सपोर्ट ऑलवेज। और आपको लास्ट मैसेज
ये 16 दिसंबर 2024 का, आप 16 दिसंबर 2024 का इन ये उर्मी शर्मा के फादर जो सीबीआई में सब इंस्पेक्टर है, जिसने कॉर्पोरल पनिशमेंट की रिटर्न कंप्लेंट एक टीचर के खिलाफ प्रतिभा मैम को हैंडओवर की थी, और प्रतिभा मैम ने उस टीचर के खिलाफ मेरे को हैंडओवर की थी, और उसका मैंने ऑफिशियल ऑर्डर निकाला। मेरी गलती ये था भी मैं डिपार्टमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलता हूँ और अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से कर रहा था, और इनको मैं गलत काम करने क्लास से ना लेने के लिए आप मुझे एक बात बताओ, आज ये कह रही है एससी समाज के, मैक्सिमम हमारे स्कूल में किस समाज के बच्चों की कापियां चेक नहीं की थी? कौन थे बच्चे? वो एससी समाज के बच्चे थे। सारे पेरेंट्स आप बुला लो, सरेआम बोलते हैं मेरे पास ऑफिशियल रिकॉर्ड है। आपने कल एक वीडियो डाली, उसके अंदर एक शहरी प्रधान नाम का है, वो कहता है जी इसी मैडम के बारे में तूने मेरे बच्चे के साथ क्या बिहेवियर किया था मैं जानता हूँ। सरेआम उसके अंदर गया, और मेरा बच्चा आपके पास पढ़ता था, सरेआम लिख रहा है। और वो कह रही है जी मेरे खिलाफ कोई वीडियो मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सार्वजनिक करो, नहीं तो मैं सीसीटीवी जो है मेरे पास एक के क्लासरूम की सीसीटीवी है, इसकी क्लासरूम की बच्चों की। सरेआम क्या बोल रहे हैं भी क्लास में मैडम आती नहीं है, कॉपी हमारी चेक नहीं करती है, और रिकॉर्ड है मेरी कोई बातें। इसीलिए और 4 इंक्वायरियां डिपार्टमेंट जो है 4 डायरेक्टर लेवल के डिफरेंट डिपार्टमेंट के मेरे खिलाफ इसकी फर्जी कंप्लेंट पे जो है वो कर चुकी है, और उसके अंदर दूध का दूध और पानी का पानी। और सबसे बड़ी बात आप उस एक बेसिक चीज़ देखो, जो एलिगेशन कंप्लेंट पे लगाया गया 21 दिसंबर को, कहते जी जब प्रिंसिपल मैडम के साथ हम मीटिंग करके मैं बाहर निकली, तब मुझे कहा रणबीर सर ने 3:05 पे वो ऑफिस मीटिंग खत्म हुई जिसके अंदर मैं पार्ट नहीं था, और प्रिंसिपल मैडम के ऑफिस के अंदर प्रिंसिपल मैडम के साथ ये साथ निकली है। और ये छोड़ो, मैं स्कूल में तो छोड़ो, मैं 16 सेक्टर में नहीं था। 2:47 पे मेरी बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, इसकी 3:14 की बायोमेट्रिक अटेंडेंस है। जब हमारा आमना सामना नहीं हो तो मैंने शब्द कैसे बोल दिए? इतनी बड़ी भी कोई साजिश कर सकता है? मुझे तो ये कास्ट के नाम पे मेरे खिलाफ तो साजिश कर रहे हैं। प्रतिभा से जैसे बात हुई, उनका ये भी कहना था कि हमें ना 40-40 मिनट तक फोन करते थे, मैसेज किसी तरह के बहुत अच्छा बात, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इनको कहो जी वो कॉल रिकॉर्ड आप निकाल के सार्वजनिक करो, अगर मैंने इसको कभी भी कॉल किया हो, और 40 मिनट तो दूर की बात है। हाँ, इसके मैंने आपको आज भी मेरे मोबाइल के अंदर है, सेव है इसके मैसेज, आज भी ये मैसेज मुझे करती थी, और कैसा मेरा ध्यान रख रही है। मेरे को एक प्रॉब्लम हुई थी क्या नाम मेरे सर्वाइकल की, तो मुझे बार बार डॉक्टर के ऑडियो मैसेज भेज रहे, सर आप गए नहीं, प्लीज़ आप जाओ, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। मैं इतना उस टाइम अच्छा था, इसके बाद मैं हराश करने लग गया। इट इज़ टोटली रॉन्ग। गलती मेरी ये थी भी, इसकी कॉपियाँ मैंने क्लासेस चेक की, कॉपियाँ चेक नहीं थी, इसको मैंने कॉपियाँ चेक करने के लिए बोला। बच्चों की एससी समाज के बच्चे हैं सर, उनकी कॉपी चेक करने के लिए बोल रही है। जो आज ये कास्ट का जो विक्टिम कार्ड कर रही है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटर मैटर था, और जो उस पे ये विक्टिम, और ऑन रिकॉर्ड है, मेरी बात पे नहीं जाना, ऑन रिकॉर्ड एवरीथिंग डिपार्टमेंट के पास रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है, एक डॉक्यूमेंट्री और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स, और डीडीआर दर्ज सेक्टर 17 थाने में प्रतिभा के और इसके हस्बैंड के खिलाफ डीडीआर दर्ज है मेरी कंप्लेंट पे। तो आपने सुन लिया कि प्रतिभा के बारे में जो जेटीए के अध्यक्ष हैं रणबीर झोरड़ जी, इन्होंने आपको साफ साफ बताया है। आपने प्रतिभा को भी सुना, मेधावी को सुना, औरों को भी सुना, लेकिन जो अब सुना दोनों को मिला करके ये फैसला अब आपको करना है कि दूध का दूध क्या है और पानी का पानी क्या है। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।